गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का हिंदी मीनिंग होता है घर्षण। अब ये घर्षण क्या होता है? लेट्स सपोज कोई दो चीज़ें हैं और एक चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस पर मूव कर रही है। लेट्स सपोज ये पेन की कैप है और ये पेन की कैप को मैंने इस पेज पर रख दिया, तो ये पेज और पेन की कैप एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, इन दोनों की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अभी ये पेन की कैप रेस्ट पर है, यानी मूव नहीं कर रही। तो मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा पुश किया, तो इसने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर की। ये रुक क्यों गई, चलती क्यों ना रही? क्योंकि है ना, ये जो कवर है, सॉरी ये जो पेज है और ये जो कैप है, इन दोनों की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में थी। तो ये जो पेज है ना, इसने इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, देखो ये ऐसे थी पेन की कैप, इसको मैंने पुश किया, ये रुक गई थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करके, यानी इस पेज ने इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है, इस साइड ये मोशन में थी, है ना, इस पेज ने इसे बैकवर्ड पुश किया क्योंकि कांटेक्ट में है ये इसके। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है जो उसके कांटेक्ट में है। जैसे कि अगर ये बॉक्स है और नीचे क्या है, ग्राउंड है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना। जब भी दो चीज़ें कांटेक्ट में हो और एक चीज़ मूव करे दूसरी चीज़ के ऊपर, दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियर कर लो कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है। और जिस साइड ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट को मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे इसे पीछे की तरफ खींच रहा था कि तू आगे ना जा, तो इसीलिए जिसके कारण ये थोड़ी सी डिस्टेंस इसने कवर की और फिर ये रुक गई, मेटल की पेन की कैप, ठीक है ना। इसी कारण ये रुक गई क्योंकि इस पेज ने इस कैप के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, क्योंकि इन दोनों की सरफेसेस क्या थी, आपस में कांटेक्ट में थी, जिसके कारण इसने थोड़ी सी ही डिस्टेंस कवर की और ये आगे रुक गई। इसी तरह से जब हम किसी बॉक्स को, जो बॉक्स रेस्ट पर है, उसे पुश करें, धक्का मारे, ये दोनों पर्सन क्या करें, इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं ना, लेकिन ग्राउंड क्या चाहेगा कि उसे आगे ना बढ़ने दिया जाए, उसके मोशन का अपोज किया जाए। अगर ये इसे आगे धक्का मारेंगे, ग्राउंड इसे पीछे मारेगा धक्का, तो इसे ही बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में होती हैं और एक चीज़ मूव कर रही होती है, तो दूसरी चीज़ उसके मोशन का अपोज करती है, यानी उसे मूव नहीं करने देती, तो उसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। When we push a box lying on the floor, जब भी हम किसी बॉक्स को जो फर्श पे पड़ा है उसे पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, थोड़ी सी अमाउंट में जब हम उसे फोर्स लगाते हैं, यानी उसके ऊपर बल लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, इट डज नॉट मूव एट ऑल, तो वो मूव नहीं करती। अगर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो it means that surface of the floor on which the box is resting exerts some force on the box which acts in the direction opposite to the force of our push। इससे हमें क्या पता चला कि हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया लेकिन वो बॉक्स मूव नहीं किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो इससे हमें पता चला कि जो ग्राउंड की जो सरफेस है, जो इसके कांटेक्ट में है, वो इसको पीछे की साइड धकेल रही है। हम तो आगे धकेल रहे हैं इसे, लेकिन वो जो सरफेस है ना ग्राउंड की, वो इसे पीछे धकेल रही है, जो यानी कि इसके मोशन का अपोज कर रही है, तभी तो ये आगे नहीं बढ़ रहा, हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ हम कह सकते हैं कि सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द स्टेशनरी बॉक्स, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेशनरी बॉक्स है, जो अभी मूव नहीं कर रहा, इसके बॉटम पर यानी निचली साइड कुछ ना कुछ फोर्स तो है जो इसके मोशन का अपोज कर रहा है, जो इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। The natural force between the floor and bottom of the box which opposes the motion of the box on the floor is friction। ये जो इस बॉटम, ये जो सरफेस है इस बॉक्स की, वो बॉटम हुआ इसका, और एक ग्राउंड की जो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है,
इसमें क्या होता है कि नेचुरल फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में नेचुरल फोर्स लगता है, क्योंकि इस बॉक्स की ये बॉटम और ग्राउंड की ये सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है ना, इनके बीच में एक नेचुरल फोर्स लगता है जो इसके मोशन का अपोज करता है, यानी इसे आगे नहीं बढ़ने देता, उसे ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। जब हम कोई बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, फिर वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो ग्राउंड है ना जिसके ऊपर वो बॉल मूव कर रही थी, वो ग्राउंड उसके मोशन का अपोज करती है। लेट्स सपोज ये बॉल है, ये बॉल है, इसको हमने अब इस तरह से फोर्स लगाया थोड़ा सा, यानी इसे धकेला, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, फिर रुक जाएगी, है ना। तो फिर रुक जाएगी, क्यों रुक जाएगी? क्योंकि जो ग्राउंड है ना वो इसके टच में है, इसकी सरफेस के, तो वो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, घर्षण बल लगाता है, यानी इसके मोशन का अपोज करता है, इसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, द फोर्स, एक ऐसा फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एक ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन का हमेशा ही अपोज करता रहता है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ना किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर, तो उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना उसके मोशन का, वो फ्रिक्शन ही है। ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज ही करता रहेगा ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रही है तो वो उसके मोशन का हमेशा ही अपोज करेगा। अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगी तो फ्रिक्शन उसे पीछे धकेलेगा, अगर वो आगे बढ़ेगी तो उसे पीछे धकेलेगा, अगर वो पीछे जाना चाहती है ऑब्जेक्ट तो वो उसे आगे धकेलेगा, यानी हमेशा ही उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अक्कर्स बिटवीन द टू सर्फेसिस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स को लगने के लिए एक तो ये ध्यान रखना है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हों। अभी ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पर तभी फोर्स लगा सकता है ना जब ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होगी ऑब्वियसली। तो फ्रिक्शनल फोर्स है ना एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ये तभी लगेगी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब मूव करेगी ना तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, अदरवाइज ये नहीं लग सकता। ठीक है, अब देखो, व्हेन वी पुश अ हैवी बॉक्स कैप्ट ऑन अ फ्लोर, जब कोई फर्श पे पड़ा हुआ बॉक्स है उसको हम पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, जो फ्लोर की एक सरफेस है, एक तो फर्श की सरफेस और इस बॉक्स की नीचे वाली सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, तो ये जो ग्राउंड है ना, ये तो देखो ये तो आगे बढ़ना चाह रहा है क्योंकि ये इसे धक्का लगा रहे हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड की और इसके बीच में ना एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो हमेशा इस मोशन का, क्योंकि धक्का इस साइड लग रहा है तो ये बॉक्स भी इसी साइड मूव करेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इसे पीछे धकेलेगा। ठीक है, इसके मोशन का हमेशा ही अपोज करेगा। उसी तरह से कोई भी बॉल है जो ग्राउंड पर रोल कर रही है, हमने उसे फेंका तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगी क्योंकि ग्राउंड है ना उसको पीछे की तरफ धकेलता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होता है उन दोनों की सरफेस के बीच में। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। अभी तो हमने पढ़ भी लिया, वैसे तो डायरेक्शन हमेशा ही जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ना, घर्षण बल, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है यानी ऐसे जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। हमें पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना वो एक ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज ही करता रहता है, यानी उसे मूव नहीं करने देना चाहता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स। इसलिए अगर उसे अपोज करना है तो वो उसके फोर्स मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन का भी तो अपोज ही करेगा ना। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना यानी एक्ट इन द डायरेक्शन, तो वो किस डायरेक्शन में लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी ऑपोजिट डायरेक्शन में? टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अगर
ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेस्ट में लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट नॉर्थ में मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साउथ में लगेगा। यानी उसके मोशन का अपोज ही करोगे। लेट्स सपोज आप किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकने देना चाहते हो तो उसे पीछे ही खींचोगे ना, तो वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करवाने देना चाहता। तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगी ना उसे ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि उसे मूव नहीं करने देगा कभी भी। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है उससे ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना। लेट्स सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉक्स के मोशन का अपोज कर रहा है, इस फ्लोर पर इसे मूव नहीं होने दे रहा, तो जितना जोर से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उससे ज़्यादा जोर से ही हमें धक्का मारना पड़ेगा ना, वरना तो ये मूव ही नहीं करने देगा, है ना। अगर किसी ताकतवर इंसान से हमें लड़ाई जीतनी है तो हमें भी उससे ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, यही बात है। तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जितना मैग्नीट्यूड है, जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, उससे ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो इस एक्टिविटी में आपको क्या शो किया गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब देखो अगर ये बुक है, अगर आप इसे हाथ से इस डायरेक्शन में मूव करवाओगे, यानी बुक इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर आप बुक को इस साइड मूव करवाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि बुक अगर राइट साइड में मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में, अगर बुक लेफ्ट साइड में मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड में। इतनी सी बात है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो ये एक्टिविटी आपने खुद ने रीड करनी है, बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है। अब देखो इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड द राइट साइड, अगर ऑब्जेक्ट बुक के मोशन की डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसका अपोज करना चाहता है ना, उसे रोकना चाहता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में ही लग जाए तो ये तो उसे आगे ही धकेलेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रोकना है उस ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अगर बुक लेफ्ट साइड में मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड में लगेगा। तो यानी कि वी कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना उसकी डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट रहती है। यानी कि ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसकी उल्टी डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकना चाहता है। तो आप क्या कहोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। लेट्स सपोज अगर कोई फ्लोर पे टेबल पड़ी है, हम उसे धक्का लगाते हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि वो आगे मूव करती ही रहती है, वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे रोक लेता है आगे बढ़ने से, आगे नहीं जाने देता उसे, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है कि बॉल भी थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव अप्लाइड द फोर्स ऑफ पुश ऑफ अवर हैंड टू मेक अ बुक लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। अब हमने इन एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमने हैंड से फोर्स लगाया ना ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। द बुक कैन ऑल्सो बी मूव्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ प्रोवाइडेड बाय द टेबल इज टिल्टेड अ लिटल। अगर कोई टेबल पे बुक पड़ी है, लेट्स सपोज ये टेबल है, सीधी है, लेट्स सपोज पहले तो टेबल की सरफेस बिल्कुल सीधी होगी, इसके ऊपर बुक पड़ी है कोई, ठीक है। अभी तो हमें हाथ से धक्का लगाना पड़ेगा अगर बुक को मूव करवाना है, लेकिन अगर हम इस टेबल को थोड़ा टिल्ट कर दे, टेढ़ा कर दे, तो बुक अपने आप नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि अर्थ है ना वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचना चाहती है अर्थ, अपने सेंटर की तरफ। तो इस बुक को भी खींचेगी नीचे, यानी बुक के नीचे अर्थ की तरफ मूव करेगी। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देखो ये टेबल की ये सरफेस और बुक की ये नीचे वाली सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में है ना, और जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है उनके बीच में, नेचुरल फोर्स है ये। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसे ऊपर धकेलेगा। अगर अर्थ की ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम है, ग्रेविटी ज़्यादा है,
तो ये बुक नीचे जाएगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो गया, यानी अगर इसे ऊपर ज़ोर से धकेल रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर कम हो गई, तो फिर ये ऊपर जाएगी, यानी जो फोर्स इनमें ज़्यादा हुआ वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ऑब्वियसली ये नीचे ही जाएगी क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, क्यों ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों इसका अपोज कर रहा है, ये मोशन सॉरी ये फोर्स क्यों अपोज कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का, कि इस फ्रिक्शन का कारण क्या है, क्यों है। देखो कोई भी चीज़ है वो हमें नेक्ड आई से तो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती है, यानी अगर हम बिना माइक्रोस्कोप के देख रहे हैं तो ये पेज भी मुझे बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा है, इसमें ना तो मुझे कोई गड्ढा दिखाई दे रहा है, ना कोई मुझे उबड़ खाबड़ सी चीज़ दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें ना तो इसकी सरफेस आपको कुछ इस तरह से उबड़ खाबड़ सी दिखाई देगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है ना वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है, हर चीज़ रफ है, यानी उसकी जो सरफेस है ना वो रफ है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी है, इर्रेगुलरिटीज़ हैं उसके अंदर, हर चीज़ की सरफेस के अंदर, चाहे बुक की सरफेस हो, चाहे कोई भी डस्टर की सरफेस हो, कोई भी पेन की सरफेस हो, कुछ भी हम पेन के कारण लिख पा रहे हैं ना, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही लिख सकते हैं। अगर लेट सपोज कोई ग्लास है, शीशा है, उस पर मैं पेन की हेल्प से नहीं लिख पाऊंगी अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो ग्लास है ना, शीशा है, उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ तो नहीं कह सकते लेकिन इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है ना, इसलिए मैं पेन पर उससे नहीं लिख पाती अच्छे से। लेकिन अगर ये बुक है तो इसकी जो सरफेस है ना वो ग्लास के कंपैरिजन में तो रफ है ना, शीशे के कंपैरिजन में तो रफ है, तो इस पर मैं आसानी से लिख सकती हूँ। तो इसका कारण है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर दो चीज़ें रफ हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, अगर दो चीज़ें स्मूथ है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, वो थोड़ी अलग बात है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि कॉजेज़ क्या हैं फ्रिक्शन के, क्यों घर्षण बल लगता है। तो देखो कोई भी चीज़ है ना हमें नेक्ड आई से स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज़ दिखाई देती हैं। अब ये बुक को भी अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूँ ना तो इसकी सरफेस मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगी, उबड़ खाबड़ सी। ठीक है, और कोई भी बुक है, लेट सपोज ये पेज है, इसके ऊपर मैंने कोई चीज़ रख दी, लेट्स सपोज डस्टर ही रख दिया, तो डस्टर की सरफेस और इसकी बुक की सरफेस, डस्टर की सरफेस पता है मुझे कैसी दिखाई देगी, इस तरह से, ये थोड़ी उबड़ खाबड़ सी दिखाई देगी। तो डस्टर की सरफेस में भी इर्रेगुलरिटीज़ हैं और बुक की सरफेस में भी इर्रेगुलरिटीज़ हैं, तो ये इर्रेगुलरिटीज़ आपस में फिक्स्ड हो जाती हैं, इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, यानी कि ये वाली इरेगुलरिटी थोड़ी इसमें धंस जाएगी, ये वाली इरेगुलरिटी थोड़ी इसमें धंस जाएगी, यानी आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, ये इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। तो इसी इंटरलॉकिंग के कारण ये क्या करती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई उबड़ खाबड़ सड़क है तो उस पर जैसे कि गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल साफ अच्छा सा रोड हो उस पर गाड़ी चलाना बहुत आसान होता है। तो इसी तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ये इरेगुलरिटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी, और ये इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होती किसमें, रफ़ सरफेस में। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रफ़ सरफेस है तो द ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी स्मूथ टू द नेक्ड आइज। हर ऑब्जेक्ट की रफ़ सरफेस होती ही होती है, कोई भी परफेक्टली स्मूथ है ही नहीं इस अर्थ पर। ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ रफ़ सरफेस, हर ऑब्जेक्ट की रफ़ सरफेस है। हालांकि हमें नेक्ड आई से स्मूथ दिखाई देती हैं, चाहे ये बुक है आपको नेक्ड आई से बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये भी आपको इरेगुलरिटीज़ दिखाई देंगी, इसमें भी आपको इस तरह से कुछ उबड़ खाबड़ सा दिखाई देगा। व्हेन वी सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जब भी हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इट इज़ फाउंड दैट द सर्फेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव रफ एजेस। तो हमें ये पता चलता है कि हर ऑब्जेक्ट की जो सरफेस पर है ना ये कुछ ऐसी रफ एजेस सी बनी हुई हैं, उबड़ खाबड़ सी कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी हिल्स। तो कुछ पार्टिकल्स तो इस तरह से हिल्स की फॉर्म में है। हिल इस तरह की होती है ना, तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो कुछ पार्टिकल्स तो इस तरह हिल की टाइप में हैं।
तो यानी कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, स्मूथ तो नहीं है फिर इसका सरफेस। अब देखो वाइल अदर फॉर्म ग्रूव्स, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो ग्रूव्स बनाते हैं। ग्रूव्स मतलब देखो कुछ तो इस तरह से हील बनाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से ग्रूव्स भी बनाते हैं, जैसे कि इस तरह से ग्रूव्स बनाते हैं। कुछ तो इस तरह से खड़े हुए हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई गुफा टाइप किसी बनाना, गड्ढा सा बना देना। तो कुछ तो ऐसे हिल टाइप के, कुछ गड्ढे टाइप के, यानी तो बहुत ही इरेगुलरिटीज हैं फिर तो सरफेस में। The tiny hills and grooves on the surface of the objects are called irregularities of the surface। जब भी किसी सरफेस पर इस तरह की या तो हिल और ग्रूव्स हमें मिलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं उस सरफेस की इरेगुलरिटीज। ठीक है। When we try to move one object over another object, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट पर मूव करवाना चाहते हैं, तो उनमें जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो आपस में एंटेंगल्ड हो जाएंगी, लॉक्ड हो जाएंगी। लेट सपोज ये बुक की सरफेस है, कुछ इस टाइप की, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, है ना, कुछ ये माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस टाइप की है, और जो दूसरी ऑब्जेक्ट मैं इसके ऊपर रखूँगी वो भी कुछ इसी टाइप की होगी। तो इसकी इरेगुलरिटी और ये इरेगुलरिटी आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती है, यानी आपस में धंस जाती हैं, बिल्कुल एंटेंगल्ड हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं। द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सर्फेसिस अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द अदर विच गिव्स राइज टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसी इरेगुलरिटी के इंटरलॉक्ड होने के कारण, आपस में इंटरलॉक्ड होने के कारण, अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर मूव करेगी तो ऑब्वियसली ये आपस में धंसी हुई है, तो ये अपोज ही करेगी ना उस मोशन को, आसानी से उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देंगी, जिसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइज होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कॉज क्या है, क्योंकि दो सरफेसेस क्या होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस में जो इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वही फ्रिक्शन का क्या है, कारण बनती हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन किस कारण अराइज होता है, क्योंकि जो इरेगुलरिटीज होती हैं किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की, कौन सी दो ऑब्जेक्ट, जो आपस में कॉन्टेक्ट में है ना, उन दोनों ऑब्जेक्ट में जो भी इरेगुलरिटीज हैं सरफेस में, इस तरह से जो हिल और ग्रूव बनी हुई हैं, वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, आपस में धंस जाती हैं, जिसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनता है, यानी उस ऑब्जेक्ट के मोशन का वो अपोज करता है, उसे आसानी से मूव नहीं होने देता। अगर वहीं पर ये सरफेस बिल्कुल प्लेन हो तो बिल्कुल आसानी से मूव कर सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें दिख तो बिल्कुल स्मूथ रही हैं, इसी तरह से दिख रही हैं जैसे कि ये प्लेन है, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, ये एक्चुअल में ऐसी नहीं है, ये इस तरह से हैं। कुछ ऐसे कुछ पार्टिकल तो बिल्कुल हिल की तरह है, और कुछ पार्टिकल इस तरह से ग्रूव बना रहे हैं, यानी गड्ढा सा बना रहे हैं। तो हर पार्टिकल, हर चीज़ की सरफेस ऐसे है, कोई भी चीज़ परफेक्टली स्मूथ है ही नहीं। तो यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कारण बनते हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो देखो ये जैसे कि वुडन ब्लॉक है, और ये भी वुडन ब्लॉक है। ठीक है, ये ए वुडन ब्लॉक, ये बी वुडन ब्लॉक। हम नेक्ड आई से देखेंगे ना, तो ये तो हमें बिल्कुल इस तरह से दिखाई देते हैं, भाई बिल्कुल प्लेन है इस तरह से। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो इसमें इस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं इनकी सरफेस में। तो देखो इनको मूव करना मुश्किल होगा ना, यानी ये वाली ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट का मोशन के अपोज करेगी, ऑब्वियसली करेगी। तो यही इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग होने के कारण, यानी आपस में ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो धंस जाते हैं। जैसे कि ऊपर वाले पार्टिकल्स की जो इरेगुलरिटीज़ होती है ना, इस पार्टिकल की इस ऑब्जेक्ट की इरेगुलरिटीज़ में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज होता है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी रफ होगी उसमें इरेगुलरिटी उतनी ज़्यादा होंगी। अगर जिसमें इरेगुलरिटी उतनी ज़्यादा होंगी, इस इरेगुलरिटी के कारण ही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगर इरेगुलरिटी ज़्यादा हुई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जितनी ज़्यादा रफ होगी उसमें उतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इफ़ वेरी रफ सरफेस आर इन्वॉल्व्ड। अगर दो रफ सरफेस अगर बहुत ज़्यादा रफ है ना, बहुत ज़्यादा रफ है,
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर कोई दो स्मूथ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा रफ सरफेस आपने ले रखी है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो फिगर 4 में क्या है, वी हैव शोन अ हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम ऑफ सरफेस ऑफ टू वुडन ब्लॉक ए एंड बी केप्ट ओवर द अदर। आपको ना काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड पिक्चर दिखाई गई है ए और बी वुडन ब्लॉक की सरफेसिस की। ये हाईली मैग्नीफाइड है, यानी ये माइक्रोस्कोप से आपको इस तरह की सरफेस दिखाई देंगी। नेक्ड आई से देखोगे तो बिल्कुल प्लेन दिखाई देंगी और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर तो ए लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज आर देयर, कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं इनकी सरफेस में, यानी ये उबड़ खाबड़ से हैं इनकी सरफेस। तो व्हेन वी पुल द अपर वुडन ब्लॉक ए ओवर द लोअर वुडन ब्लॉक बी बाय अप्लाइंग अ फोर्स, अगर हम इस वुडन ब्लॉक ए को बी के ऊपर पुल करते हैं, यानी कि इसे इस तरह से मूव करवाते हैं, तो इनकी जो इरेगुलरिटीज है आपस में एंटेंगल्ड हो जाएंगी, आपस में धंसने लगेंगी, जिसके कारण इस ए वुडन ब्लॉक के मोशन का बी क्या करेगा, अपोज। क्यों अपोज करेगा, क्योंकि इनकी जो इरेगुलरिटीज है ना आपस में क्या हो रही हैं, एंटेंगल्ड हो रही हैं। तो वही क्या करती हैं, ए वुडन ब्लॉक के मोशन का अपोज करती हैं। ठीक है, जिसे ही हम क्या बोल देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। द ब्लॉक ए मूव्स ओवर ब्लॉक बी ओनली व्हेन द पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय अस बिकम ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होल्डिंग देम टुगेदर। ये ऑब्जेक्ट तभी मूव कर सकती है जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा फोर्स से अगर हम इसे खींचें। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को अब खींचना चाहते हैं, इसको मूव करवाना चाहते हैं, और एक ऐसा भी फोर्स है जो जिसने इन दोनों को आपस में पकड़ के रखा हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इनको जो पकड़ने वाली फोर्स है उससे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना इसको खींचने के लिए। वही आपको इसमें बोला गया है, द ब्लॉक ए मूव ओवर द ब्लॉक बी। जो ब्लॉक ए है वो ब्लॉक बी पर तभी मूव करेगा जब द पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय अस, जो हम पुलिंग फोर्स अप्लाई करेंगे ना इसको खींचने के लिए, जो फोर्स अप्लाई करेंगे जब वो ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होल्डिंग देम टुगेदर। जिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने ए और बी को एक साथ पकड़े रखा हुआ है, अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ना, पुलिंग फोर्स, खींचने के लिए फोर्स, तभी ये मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। फ्रिक्शन इज स्मॉल फॉर स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो स्मूथ सरफेस के लिए स्मॉल होता है, कम होता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटी कम होती है, तो इरेगुलरिटी कम एंटेंगल्ड होंगी, आपस में कम टकराएंगी, जिसके कारण फ्रिक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा, घर्षण कम होगा। जैसे कि ग्लास, आइस, इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर फॉर रफ सरफेस, जैसे कि सैंड, पेपर, कंक्रीट। अगर रफ सरफेस हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें इरेगुलरिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ आपने देखा होगा, खेतों में नरमा वगैरह तोलने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हो। तो देखो, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को मेज़र करने के लिए, कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस कंटेन्ड अ कोइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू द फ्री एंड हैविंग अ हुक। जब इसके अंदर है ना कोइल्ड क्या होती है, स्प्रिंग होता है, इस तरह से कोइल्ड स्प्रिंग होती है। इसको ओपन करके देखोगे तो जब इस हुक से हमने किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया है ना, उस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगेगा, उस लगने वाले फोर्स के कारण ये क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। लेट्स सपोज हमने इस स्प्रिंग से किसी चीज़ को बांध दिया और उसको उठा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी ना, तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या होगा, इस हुक पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो हुक पर फोर्स लगने के कारण ये स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, जिसके कारण हमें यहाँ पर क्या पता चल जाता है,
लगने वाले फोर्स के बारे में हमें यहाँ से रीडिंग मिल जाती है। द एक्सटेंट बाय विच द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच, जितना ज़्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स अप्लाइड, उससे हमें क्या पता चलता है कि कितना फोर्स लगा है। यानी इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है ना, उसके स्ट्रेच होने के कारण, खींचने के कारण हमें फोर्स के एक्सटेंट के बारे में पता चल जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रेच हुआ यानी कि फोर्स ज़्यादा लगा है तो इस पर फोर्स की रीडिंग भी ज़्यादा आएगी। अगर ये कम स्ट्रेच हुआ है तो यानी कि फोर्स कम लगा है तो फोर्स की रीडिंग भी कम आएगी। यानी द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंडिकेटेड बाय अ पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग विच मूव्स ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। ग्रेजुएटेड स्केल मतलब ये स्केल है ना जिस पर रीडिंग लगी हुई है, मार्किंग की हुई है, उसे ग्रेजुएटेड स्केल बोलते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि जो स्प्रिंग के स्ट्रेचिंग के कारण हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि इसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है जो ग्रेजुएटेड स्केल पर क्या करता है, मूव करता है। अब इसका यूज़ करके आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो मेज़र कर सकते हो ना। फिर वो कैसे, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स के बारे में हमें बता रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही बताएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो बताएगा। लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज कोई भी ईंट ले ली हमने, ये ईंट ले ली, हमने इसके चारों तरफ एक धागा बांध दिया, इसको पीछे से इस तरह से धागा बांध दिया और धागे का एक एंड इस तरह से लेके आए, यहाँ पर हमने हुक, ये हुक है ना, ये हुक इस तरह से बांध दिया इसका, ठीक है, और इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले आए और इसका फिर गोल एंड यहाँ पर होगा। तो इस गोल वाले से हम इस ब्रिक को खींचेंगे, ठीक है, ये इसके अंदर की रीडिंग है, यहाँ पर रीडिंग पता चलेगी। तो देखो हम इसे खींचेंगे तो ऐसे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस साइड लगेगा ना, हम इसे खींच इस साइड रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके अंदर लगे हुए स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा। अगर वो स्ट्रेच करेगा तो फिर हमें यहाँ पर फोर्स की रीडिंग मिल जाएगी कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है। देखो हम इससे ईंट को इस साइड खींचेंगे, है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो स्प्रिंग को इस साइड खींचेगा ना, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड लगेगा तो स्प्रिंग इस साइड स्ट्रेच होगा। अगर इस साइड स्ट्रेच होगा तो वो पॉइंटर से हमें पता नहीं चल जाएगा कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है। तो अगर हम इसे वर्टिकली रखते हैं स्प्रिंग बैलेंस को, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में हमें पता चल जाता है, जैसे कि आप नरमा वगैरह तोलते हो खेतों में। लेकिन अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली इस तरह से रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ बांध के, टाई अप करके, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं।